डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर। हमारे चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे दोस्त हैं और किस तरीके से हमारे दुश्मन या फिर एनिमी हैं, मीन्स किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कैसे वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है ये जानने की ज़रूरत है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे, इतने छोटे कि हमें हमारी नेकेड आई से यानी नॉर्मल आई से हमें नहीं नज़र आते हैं। हमें उन्हें देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम उन्हें देख पाते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. तुमने बहुत ही तरीके के प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित रहने वाले प्राणी होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। For example, you might have observed that during rainy season, moist bread gets spoilt or its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? सो एग्ज़ाम्पल के तौर पर तुम्हें ऑब्ज़र्व करना है, रेनी सीज़न में, बरसात के मौसम में तुमने अक्सर देखा होगा कि कई बार जो ब्रेड या फिर कोई रोटी का टुकड़ा गीला रह जाता है तो वो स्पॉइल्ड हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके सरफेस पर कुछ ग्रेइश कलर की या फिर डार्क ग्रीन या फिर ब्राउन या ब्लैक कलर की एक पैचेस धब्बे आ जाते हैं जिसकी वजह से हम उसे ख़राब मानते हैं। तो वो पैचेस क्या होते हैं? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश करें जो हमें छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तुम देख पाओगे छोटे छोटे ब्लैक कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? फंगस होते हैं, फंगल डेवलपमेंट होता है। डू यू नो what these structures are and where do these come from? क्या तुम ये जानते हो कि ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली फंगस होते हैं और ये ब्रेडवुड जिसे कहते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये एटमॉस्फेयर में इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये मॉइस्ट कंडीशन, इसे ह्यूमिड कंडीशन मिलती है तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। लेदर के केस में भी ऐसा होता है, जब लेदर कहीं पे थोड़ा मॉइस्ट या फिर गीली रह जाती है तो उस पर आ जाता है। कई बार हमारे पिकल्स, अचारों में ऐसा हो जाता है, ब्रेड्स में ऐसा कॉमनली देखा ही होगा सबने। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी से पता करते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कुछ मिट्टी इकट्ठी करें, गीली मिट्टी इकट्ठी करें और उसे बीकर में, एक बर्तन में डालें और उसमें कुछ पानी ऐड करें। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? जब वो मिट्टी उसके नीचे बैठ जाए तो जो ऊपर जो घुला हुआ पानी होगा उस मिट्टी का, उसको, उसके कुछ ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में। व्हाट डू यू सी? तुम क्या देखोगे? आगे हम समझेंगे इसको। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इस केस में भी हमें पॉन्ड का, किसी तालाब का थोड़ा सा वाटर का ड्रॉप लेना है, ग्लास स्लाइड पे रखना है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी देखते हैं तो उसकी एक ग्लास स्लाइड होती है, उस पर रख कर देखते हैं। तो ग्लास स्लाइड पे उस वाटर को डालना है और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, देखना है। डू यू फाइंड टेनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या तुम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देख पा रहे हो आसपास? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि वाटर और जो सॉइल है, क्योंकि वो सॉइल का वाटर था ना जो फर्स्ट एक्टिविटी में था और दूसरी एक्टिविटी में पॉन्ड का वाटर था, तो मीन्स जो वाटर है और सॉइल है उन सभी में टिनी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Though not all of them fall into the category of microbes, जबकि ये सारे ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत से हमें हमारी नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमें हमारी नेकेड आई से नज़र ना आए, जो हमें केवल माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ही नज़र आए। These microorganisms और microbes are so small in size, इतने small in size होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि that they cannot be seen with the unaided eye,
मीन्स कि वो बिना किसी आई में कुछ हेल्प के लगाए, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प के हम उसे नहीं देख पाएंगे। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फंगस जो कि ब्रेड पर ग्रो कर जाता है, वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से नज़र आ जाते हैं। लेकिन कुछ उनसे भी छोटे होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं नज़र आएंगे। That is why these are called microorganisms और microbes। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में, 4 बड़े ग्रुप्स में उसे बांटा गया है। वो ग्रुप्स कौन से हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और एल्गे है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4 में इन सबको शो किया गया है। ये देखो बैक्टीरिया है 2 टाइप के, ये एल्गे है जिसमें क्लेमिडोमोनास और स्पायरोगारा है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट नेम जान लेते हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा है और पैरामीशियम है। नेक्स्ट फंजाई जिसमें ब्रेडमोड है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है। ओके, नेक्स्ट है वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी वो भी हमें माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। They however reproduce only inside the cells of host organisms which they may be a bacterium, plant or animal। सबसे पहली बात कि वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी या फिर किसी बैक्टीरिया की बॉडी या फिर किसी प्लांट की बॉडी से। वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करने के बाद ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर अपना लिविंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। उससे पहले वो नॉन लिविंग की फॉर्म में होते हैं। जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं, उसकी सेल में एंटर करते हैं, जिसकी बॉडी में वो एंटर करते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद ही वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद ही वो अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वो चाहे किसी की भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में, फिर किसी प्लांट या फिर किसी एनिमल की बॉडी में। Some of the viruses are shown in figure 2.5। 2.5 में कुछ वायरसेस को शो किया गया है। ये है 2 वायरस है और now some of viruses shown in figure 2.5 देख लिया है हमने। Common elements like cold, influenza, flu and most coughs are caused by virus। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर कफ्स हो गया, ये सब वायरस की वजह से हो गया। अभी जो ये ग्लोबल पैंडमिक है ये भी वायरस की वजह से है, जिसका नाम कोरोना वायरस है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो पोलियो और चिकन पॉक्स होती हैं वो भी वायरस से ही होती हैं। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। ये जो दूसरी कैटेगरी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, प्रोटोजोआ, उससे होता है डिसेंट्री और मलेरिया। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ किसे कहते हैं? लाइक टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। क्लास 6 और 7 में ऑब्वियसली तुमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम के बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जैसे पढ़ा था हमने, जो कि फ्रेंडली होता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्फ लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गे हो गए और प्रोटोजोआ हो गए। कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एल्गे हो गया, फंजाई हो गया, ये सब। सेल एक यूनिट है, सिंगल यूनिट, जैसे कि एक वॉल है वो ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से ही बने होते हैं, कुछ होते हैं जैसे बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से कुछ जो एल्गे और फंजाई है वो भी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं।
दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आइस कोल्ड क्लाइमेट यानी बहुत ठंडे क्लाइमेट में भी रह सकते हैं और हॉट स्प्रिंग एकदम गर्म एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट से लेकर के मार्शी लैंड में यानी रेगिस्तानी इलाके में भी रह सकते हैं, और मार्शी लैंड समुद्र के किनारे का जो गीला इलाका होता है उसमें भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, बेसिकली एल्गा वगैरह। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स की बॉडी में भी रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं जिसमें कि ह्यूमन्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, जबकि कुछ फ्रीली भी रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में बिना किसी के ऊपर रहे हुए भी। एल्गा तो कॉमनली देखा ही होगा हैंडपम्प के आसपास या फिर पॉन्ड के आसपास जो गीला गीला ग्रीन कलर का जो पैचेस होता है उसे एल्गा कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, अब हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच का क्या रिश्ता, हम इसको पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही अहम रोल है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयरएज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज, कुछ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, जबकि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जबकि कुछ दूसरे ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमारे फ्रेंड हैं, जो हमारे फ्रेंडली हैं हमसे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारी पर्पसेस के लिए, ह्यूमन की बहुत सारी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, इनको यूज़ किया जाता है कर्ड को प्रिपेयर करने में, दही को प्रिपेयर करने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, काफ़ी समय से एल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए, शराब बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अहम काम ये भी है कि ये एनवायरनमेंट को साफ़ करता है, क्लीन करता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वो वेस्ट जो डिकम्पोज हो सकें उसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, जो सड़ या गल सकें, इजीली एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो सकें, जैसे कि वेजिटेबल पील हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गए, जानवर के जो रिमेन्स होते हैं, या फिर फीसेस हो गई, एक्सक्रीशन हो गया एनिमल्स का या फिर ह्यूमन का, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, इन सबको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है यूज़फुल सब्सटेंस में, लाइक मैन्योर्स में डिकम्पोज कर देता है, और जो कि हार्मलेस होते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बजाय इसके कि हमारी सॉइल इससे एनरिच होती है, मैन्योर का काम करता है ये, और ये बेनिफिशियल होता है। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines, याद करें कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है मेडिसिन्स बनाने में भी। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, हमने पहले पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में, खेती में बहुत ही अहम रोल होता है बैक्टीरिया का, नाइट्रोजन फिक्सर्स, राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट्स उसे यूज़ कर पाते हैं अपना प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करने में, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, मीन्स हमें सॉइल में अलग से नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियाज कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल होते हैं कर्ड बनाने में और ब्रेड बनाने में। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, तुमने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा कि मिल्क से जो दही बनता है वो किससे बनता है, बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। अब पहेली का क्वेश्चन है, I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. उसने देखा है कि उसकी मदर ने थोड़ी सी दही मिक्स की है हल्के गर्म दूध में अगले दिन के लिए दही जमाने के लिए। I wonder why, उसे हैरानी है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। Curd contains several microorganisms
Of these, the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. कर्ड में बहुत ही तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया है, सिंगल बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहते हैं, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये, जो कि प्रमोट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसकी वजह से ही दही जम पाती है. इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. ये मिल्क में डालने के बाद जब हम इसे वार्म मिल्क में डालते हैं, एक इसको टेम्परेचर मिल जाता है, तो ये अपने आप ही थोड़ी सी दही डालते हैं और पूरा दूध ही दही क्यों बन जाता है, क्योंकि वो जो थोड़ी सी दही में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, अपने आप को इंक्रीज कर लेता है, जिससे वो पूरी दही को पूरे दूध को ही दही बना देता है. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. बैक्टीरियाज का हेल्प होता है बहुत सारे अदर फूड आइटम्स बनाने में भी, जैसे कि चीज़ हो गया, पिकल्स अचार हो गया और दूसरे भी फूड आइटम्स. An important ingredient of rava, idlis and bhaturas is curd. दूसरे फूड आइटम्स जैसे कि रावा इडली बनाने में और भटूरास बनाने में दही का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और दही के लिए क्या बैक्टीरिया ज़रूरी है, तो बैक्टीरिया इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है अदर फूड आइटम्स बनाने में भी. कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया, क्या तुम गेस कर सकते हो ऐसा क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं, यीस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम खमीर कहते हैं हिंदी में, इनका इस्तेमाल करके ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन करने में. इडली के चावल को और डोसा के बैटर को, जो मिक्सचर होता है डोसा बनाने का, उसको फर्मेंटेशन करने में, उसको स्पॉन्जी टाइप उसको फुलाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. एक्टिविटी है, टेक हाफ किलोग्राम फ्लावर, आटा और मैदा, आधा किलो आटा या फिर मैदा लें, उसमें कुछ शुगर मिक्स करें विद वार्म वाटर, हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, क्योंकि जब भी हम कुछ डॉ बना रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा जिसे हम स्पॉन्जी टाइप बनाना होता है, तो उसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स करना होता है, जिससे कि फर्मेंटेशन आसानी से हो पाए, एक सफिशिएंट टेम्परेचर मिल सके. एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिक्स करना है, यीस्ट जिसे हम खमीर कहते हैं वो मिक्स करना है. एंड नीड इट टू मेक अ सॉफ्ट डॉ, और उसे एक सॉफ्ट डॉ मतलब एक आटे का सॉफ्ट गोला बना ले गूंद के उसको. वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद तुम क्या देखोगे? डिड यू फाइंड ए डॉ राइजिंग, क्या तुम ये पाते हो कि डॉ राइज हो रहा है? तो हम देखेंगे 2 घंटे के बाद जो वो डॉ होगा, आटे का गोला होगा, वो फूलता हुआ नजर आएगा. ऐसा क्यों हुआ? Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. जो यीस्ट हमने डाला था उसको एक सफिशिएंट टेम्परेचर मिल गया वार्म वाटर का, उसमें शुगर भी था, तो जिसकी वजह से यीस्ट जल्दी से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, अपनी क्वांटिटी, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, और एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और वो अपना पूरा लाइफ प्रोसेस चलाने लग गया उसमें, जिसमें उसे रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाला उसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो गया, उसमें बबल्स आ गए और गैस फिल हो गया, उसी की वजह से वो डफ जो है वो ऊंचा हो गया, वो फूल गया. एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसीलिए उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, वो ऊंचा दिखने लगा. दिस इज द बेसिस ऑफ द यीस्ट, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. यही बेसिस है कि यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बेकरी वाली बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ ब्रेड्स बनाए जाते हैं, पेस्ट्रीज बनाई जाती है और केक्स बनाए जाते हैं. हम देखते हैं कि ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स ये सब स्पॉन्जी टाइप के होते हैं. ये क्यों होते हैं? ये यीस्ट की वजह से होता है. उसमें वो जो भुरभुरा टाइप दिखता है, बबल्स दिखता है, वो उसके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़े पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फॉर द बिजनेस पर्पस कैसे यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड या फिर विनेगर जिसे कह लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है बहुत ही बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब या फिर वाइन बनाने के लिए, या फिर एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं उसे बनाने के लिए. यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. यीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमर्शियल पर्पस के लिए. जब हम अल्कोहल, शराब या वाइन बनाते हैं तो उसमें यीस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी की वजह से बनता है. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices.
इस पर्पस के लिए यीस्ट को ग्रो किया जाता है, उसको मतलब प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल शुगर्स पर, नेचुरल सब्सटेंसेस पर, जैसे कि बार्ले हो गया, जौ हो गया, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस, फलों का जूस हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि ये फ्रूट्स वाली बियर है, ये वीट वाली है एंड राइस वाली है, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि यीस्ट जिन चीज़ों पर ग्रो किया जाता है उसकी वजह से होता है। टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। एक 500 मिलीलीटर हमें एक बीकर में पानी लेना है जो कि 3/4 भरा हुआ हो। डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी मिक्स करना है। एड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। उस शुगर सॉल्यूशन में हमें हाफ टी स्पून यीस्ट पाउडर मिक्स करना है। कीप इट कवर्ड विद अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। अब उसे एक वार्म प्लेस पर, गर्म जगह पर 4 से 5 घंटे पर रख दें ताकि उसे एक सफिशिएंट टेम्परेचर मिल जाए जिसमें यीस्ट ग्रो कर सके। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन की स्मेल को सूंघें। कैन यू गेट अ स्मेल? क्या तुम्हें कोई स्मेल अजीब सी लगती है? This is the smell of alcohol as sugar has converted into alcohol by yeast। ये जो स्मेल होगी वो अल्कोहल की स्मेल होगी, शराब की स्मेल होगी जिसे कन्वर्ट किया है यीस्ट ने अल्कोहल में। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। ये जो स्मेल है वो अल्कोहल की होगी जिसे शुगर कन्वर्ट कर दी गई है अल्कोहल में यीस्ट के द्वारा। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। जो ये प्रोसेस है जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? लुईस पैस्चर ने किया था 1857 में। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसी दवाइयाँ बनाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। When you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet। एंटीबायोटिक बहुत ही कॉमन नाम है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स हमें देते हैं। कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। कुछ कैप्सूल्स देते हैं या फिर इंजेक्शंस देते हैं। पेनिसिलिन का नाम कॉमनली सुना ही होगा। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन मेडिसिन का, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, इनका सोर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन्स होती हैं, ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको या तो स्टॉप कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। हम जानते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली होते हैं, तो ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना। यानी जो ये मेडिसिन्स होते हैं ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनी होती हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ऐसी मेडिसिन्स को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं बैक्टीरिया से और फंजाई से, जिसका कॉमन कुछ हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई या बैक्टीरिया से बनाई जा रही हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। जो ये एंटीबायोटिक्स है ये कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ फिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं और इससे बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिजीज़ का क्योर होता है, मीन्स इलाज होता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals। जानवरों में भी अगर कोई बीमारी होती है, माइक्रोबायल इन्फेक्शंस होता है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है उनके खाने में या फिर पोल्ट्री एनिमल्स के या फिर लाइव स्टॉक यानी पशुओं के फीड में, उनके चारे में मिक्स कर दिया जाता है जिससे कि वो साथ में खा लेते हैं और उनकी भी बीमारी को, माइक्रोबायल इन्फेक्शन को चेक किया जाता है, मीन्स कंट्रोल किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। इनका बहुत सारे प्लांट में जो डिजीज़ होती है उनको भी कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है कुछ एंटीबायोटिक्स का। अब हम इस बॉक्स को पढ़ते हैं। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम की एक साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। कल्चर करना क्या होता है कि कोई साइंटिस्ट या फिर कोई लेबोरेटरियन अपनी लेबोरेटरी में
जब कोई रिसर्च कर रहा होता है, कोई स्टडी कर रहा होता है, तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करता है, यानी उसको ग्रो करता है उस पर रिसर्च करने के लिए। तो यही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी जो थे वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उसने अचानक देखा कि उसकी एक कल्चर प्लेट जिस पर मतलब एक जो प्लेट थी जिस पर वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, उस पर कुछ ग्रीन कलर के मुड्स देखे, कुछ उसने गोल गोल स्ट्रक्चर देखा ग्रीन कलर का। ही ऑब्जर्व स्पोर्स लाइक राउंड राउंड। He observed that the presence of mud prevented the growth of bacteria. उसने ऐसा देखा कि जो ये इन mud का जो प्रेजेंस था उसने बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरियाज को तो मार भी दिया है। फ्रॉम दिस द मड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इसी मड से पेनिसिलिन तैयार किया गया। यही वो रिसर्च थी जब पता चला कि जो पेनिसिलियम है, ये जो फंजाई है पेनिसिलियम, इसका ग्रोथ हुआ था और इसी से पेनिसिलिन मेडिसिन एंटीबायोटिक प्रिपेयर की गई। यही ग्रो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक बैक्टीरिया कल्चर प्लेट पर, जिससे उसे पता चला कि उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रोक दी है और कुछ बैक्टीरिया को मार भी दिया है। तो इसीलिए ये कुछ डिजीज़ेस को क्योर करने में एज अ एंटीबायोटिक कामयाब हुआ। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है कि एंटीबायोटिक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, बेवजह नहीं लेना चाहिए या फिर किसी भी क्लिनिक पे जाकर ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। Also you must complete the course of prescribed by the doctor. और दूसरे ये भी ज़रूरी है कि जितना कोर्स डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए उसे कंप्लीट खाएं, आधे पर नहीं छोड़ें। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may cause the drug less effective when you might need it in the future. अगर तुम उस एंटीबायोटिक को बिना ज़रूरत बेज़रूरत ले लेते हो या फिर गलत डोज में ले लेते हो, बहुत ज़्यादा एक्वायर कर लेते हो या फिर उसका डोजेस सही नहीं लेते हो, तो ऐसा हो सकता है कि जब तुम्हें उस ड्रग की फ्यूचर में कभी ज़रूरत हो तो वो तुम पर काम नहीं करेगी, लेस इफेक्टिव हो जाएगी। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अगर हम बेवजह एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना, मारना। अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, कोई भी हार्मफुल नहीं है और हम बेवजह उसे ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी के जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होंगे वो मर जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो अगर हम बिना फालतू में लेने लग जाएं तो वो मर जाएंगे, जिससे हम वीक हो जाएंगे। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अब हम ये जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज़ में कामयाब नहीं होती हैं। कोल्ड या फिर फ्लू में एंटीबायोटिक्स यूज़फुल नहीं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होती है? क्योंकि जो वायरल डिजीज़ होती हैं, वायरस से होने वाली डिजीज़ लाइक कोल्ड, फ्लू और भी जितनी भी डिजीज़ जो वायरस से होती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, इन सब का ट्रीटमेंट किससे हो सकता है? वैक्सीन से हो सकता है। हम जानते हैं आज पूरा वर्ल्ड इस चीज़ के लिए परेशान है, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए, क्योंकि जो वायरल डिजीज़ है वो केवल वैक्सीन से ही ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। तो अब हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है और कैसे हेल्पफुल होता है डिजीज़ को कंट्रोल करने में। सो पहेली पूछ रही है कि वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। ये जानना चाहती है कि बच्चों को या फिर बहुत छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन, उनका टीकाकरण क्यों होता है। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब भी कोई डिज़ीज़ कैरिंग यानी डिज़ीज़ को लेने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें बीमारी हो सकती है, वो एंटर कर जाता है, तो बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। वो जो बाहरी माइक्रोब्स होते हैं डिजीज़ कॉजिंग, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो उससे फाइट करते हैं और उसे हराता है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे से एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सकती है। जो वीक होता है उस पर डिजीज़ अटैक कर देती है। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. अगर बॉडी पहली बार में बॉडी की एंटीबॉडीज़ उस इन्वेडर माइक्रोब को मार भगाती है, तो बॉडी ये याद रखती है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी वो माइक्रोब दोबारा अटैक करता है, तो बॉडी ये याद रखती है कि किस तरीके से उसे फाइट करना है। फर्स्ट टाइम उसने उसे किस तरीके से हराया था और नेक्स्ट टाइम भी वो उसे हराने के कैपेबल रहती है।
If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अब वैक्सीन के केस में क्या होता है? वैक्सीन के केस में ये होता है कि जिस बीमारी की वैक्सीन, जिस डिजीज़ की वैक्सीन होती है, उसी डिजीज़ का जो बैक्टीरिया होता है, उस डिजीज़ कॉज करने वाला, जो उस डिज़ीज़ के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, वही बैक्टीरिया इंसान के, एक हेल्दी इंसान की बॉडी में डाला जाता है, लेकिन वो मरा हुआ होता है और इतनी वीक स्टेट में होता है कि वो ह्यूमन बॉडी का कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जब वो बॉडी में डालते हैं, वो ह्यूमन बॉडी का नुकसान तो नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी में अपने आप एक सेल्फ होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है कुछ बाहरी, कुछ इन्वेडर आ गया जो कि हार्मफुल है, तो बॉडी अपने आप में एक सूटेबल एंटीबॉडी जनरेट कर लेती है उस पर्टिकुलर माइक्रोब को मारने के लिए। डिस्पाइट दैट कि वो मरे होते हैं, उनसे हमारी बॉडी का कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी एक एक्टिव हो जाती है उस पर्टिकुलर माइक्रोब से लड़ने के लिए। तो जब कभी दोबारा ओरिजिनल में, यानी कभी दोबारा वो लिविंग अगर माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, यानी उससे हमें डिजीज़ हो सकती है, तो हमारी बॉडी पहले से ही एक्टिव है उस पर्टिकुलर माइक्रोब से लड़ने के लिए, उसमें पहले से ही एंटीबॉडीज़ जनरेट हैं। तो जब भी कभी वो दोबारा हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उससे आसानी से लड़ लेगी। सो द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी। तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जो उस टाइम में वैक्सीन के थ्रू जनरेट की गई थी, वो हमारी बॉडी में रहती है एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और इसीलिए हम बच जाते हैं उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से फॉरएवर, हमेशा के लिए। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। बहुत सारी बीमारियां हैं जो वैक्सीनेशन के ज़रिए ट्रीटमेंट होता है उनका, वो ठीक हो जाती हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी बीमारियां हो गई। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स का टीका डिस्कवर किया। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases। तुम्हारे बचपन में तुम्हें ज़रूरी बहुत सारे इंजेक्शंस दिए गए होंगे, तुम्हें बहुत सारे डिजीज़ से, बीमारियों से बचाने के लिए। BCG बहुत कॉमन टीका है जो कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है बच्चों को। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़ेज? क्या तुम इन डिजीज़ की लिस्ट बना सकते हो? और यू मेक टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, और इसके लिए तुम अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो। ये आपका होमवर्क हुआ, खुद से करना है। वैसे हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस डिज़ीज़ के लिए कौन सी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़ेज। ये ज़रूरी होता है कि हर चिल्ड्रन को इन डिजीज़ से, इन बीमारियों से बचाया जाए जिनका उन्हें टीका लगाया जाता है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। बहुत सारी जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं, टीके होते हैं, वो आसपास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन TV। एंड बहुत सारे वैक्सीनेशन का तो गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है, जैसे कि हमने कई बार एडवर्टीजमेंट देखा होगा TV पर, न्यूज़पेपर पर, रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। पोलियो से बचाव के लिए जो चिल्ड्रन को टीके लगाए जाते हैं, प्लस पोलियो प्रोग्राम का, वो भी एक टाइप का वैक्सीनेशन ही है, जो कि एक गवर्नमेंट की एक सफल पॉलिसी कह सकते हैं। पोलियो मुक्त भारत। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप चिल्ड्रंस को दिए जाती हैं, वास्तव में वो भी एक टाइप की वैक्सीन्स ही हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के पैमाने पर वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ा एक कैंपेन हुआ, आंदोलन हुआ स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। वैसा आंदोलन नहीं कि सड़क पे उतर के आंदोलन हो, एक साइंटिफिक एक रिवॉल्यूशन हुआ स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, जिसका रिजल्ट हुआ स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन, जिसने इरेडिकेट किया, ख़त्म किया स्मॉल पॉक्स को बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं बहुत बड़े पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को और एनिमल्स को जो होने वाले डिजीज़ हैं उनसे बचाने के लिए। आज भी जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कोरोना वायरस से बचाने के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे कि
Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू निट्रोजिनियस यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाती है और प्लांट्स उसे इजीली यूज़ कर पाते हैं अपने प्रोटीन डेवलपमेंट में। सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाती है, तो ये ऐसी सॉइल में हमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सॉइल की नेचुरली ही जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. ऐसे माइक्रोब्स को जनरल तौर पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे कि राइजोबियम भी इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा है, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू इसे समझते हैं। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो और पहेली ने देखा है कि स्कूल गार्डनर, जो उनके स्कूल के गार्डनर हैं, वो किस तरीके से मैन्योर बनाते हैं, नेचुरल खाद तैयार करते हैं। Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. उन्होंने भी ऐसी कोशिश की अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ वेस्ट प्लांट्स के वेस्ट, वेजिटेबल्स के और फलों के कुछ वेस्ट कलेक्ट किए अपने गार्डन से और अपने आस पड़ोस के घरों से। They put them in a pit meant for waste disposal. उन्होंने उन सबको एक गड्ढे में डाल दिया वेस्ट डिस्पोजल के लिए। After some time it decomposed and got converted into manure. कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा तो वो डिकम्पोज हो चुके थे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और मैन्योर में, नेचुरल खाद में कन्वर्ट हो गए थे। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो अब हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2.5, हमें इसमें क्या करना है वो हम देखते हैं। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। 2 पॉट लेना है हमें, उन दोनों को आधा आधा सॉइल से फिल करना है, भरना है। मार्क देम A एंड B, और उन पर एक पर A मार्क करना है और एक पर B मार्क करना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A एंड थिंग्स लाइक दैट पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट B। पॉट A में हमें प्लांट्स के वेस्ट डालने हैं, जबकि पॉट B में कुछ चीज़ें डालनी हैं, जैसे कि पॉलिथीन बैग हो गया, खाली ग्लास की शीशे की बॉटल हो गई, कुछ प्लास्टिक के टूटे खिलौने हो गए। पुट द पॉट्स असाइड, दोनों पॉट्स को एक साइड रख दें। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, यानी 3 से 4 हफ्ते के बाद उन्हें देखें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? क्या तुम इन दोनों पॉट्स के कंटेंट्स में कुछ अंतर पाते हो? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर ऐसा है तो क्या है ये डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। तुम देखोगे कि जो प्लांट वेस्ट हमने पॉट ए में डाला था वो डिकम्पोज हो गए हैं, वो पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं, जस्ट लाइक अ मैन्योर। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हुए? माइक्रोब्स की हेल्प से हुए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियाज हुए जो इन्हें ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्हें फाइनली मैन्योर बना दिया, जो कि यूजेबल भी है और हार्मलेस भी है एनवायरनमेंट के, नुकसानदेह नहीं है एनवायरनमेंट को। The nutrients released in the process can be used by the plants again. और जो इस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स निकला, यानी जो मैन्योर बना, उसे अगेन प्लांट्स यूज़ कर लेंगे, यानी कि प्लांट्स के वेस्ट से ही हमने बनाया था और अगेन उसे प्लांट अपना यूज़ कर लेंगे, यानी कुछ भी लॉस नहीं हुआ। Did you notice that in pot B? अब pot B में क्या देखा? The polythene bags, empty glass bottles and broken toy parts did not undergo any such change. पॉट बी में हमने देखा कि ये सारी जो चीज़ें थी, पॉलीथीन बैग थी, एम्प्टी ग्लास बॉटल, ब्रोकन टॉय पार्ट्स, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं हैं, इन पर माइक्रोब्स का कोई असर नहीं पड़ता और ये मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. कई बार तुमने अक्सर देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर डेड ऑर्गेनिक मैटर इधर उधर पड़े होते हैं, डिकेइंग प्लांट्स की फॉर्म में, सड़े गले प्लांट्स की फॉर्म में, या फिर कभी कभी मरे हुए जानवर की फॉर्म में पड़े होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं।
यू विल फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तुम ऐसा पाते हो कि कुछ समय बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, एकदम डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं उन्हें डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट्स या फिर एनिमल्स का जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट डेड जो है उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में और उसे मैन्योर की फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। These substances are again used by other plants and animals। और ये substances दोबारा से दूसरे plants और animals यूज़ कर लेते हैं इनको। These microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। इससे हमें ये पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जो इन्वायरमेंट में कुछ स्मेली और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर पड़े होते हैं तो उन्हें वो डिकम्पोज कर देते हैं, इससे कि वो यूजेबल सब्सटेंस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन उसे हमारा नेचर, हमारी सॉइल उसे यूज़ कर लेती है यूजेबल फॉर्म में, और वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर देते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी वो हमें किस तरीके से बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, हमारे किस तरीके से वो फ्रेंड हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं, किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक मेजर टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का, और उसके आगे जो 2 स्मॉल टॉपिक्स होंगे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल का छोटा छोटा टॉपिक है, हम वो पढ़ेंगे। फाइनली देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।